नासिक को आरएसएस की लेबोरेटरी की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। 150 के स्टाफ में 2 या 3 लोग कोई कन्वर्जन का रैकेट नहीं चला सकते। कई हफ्तों तक अंडरकवर पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको ये इस बात का पता ही नहीं चला कि निदा खान एक टेली ऑपरेटर है। उसके बावजूद उसको मास्टरमाइंड बोल दिया। कन्वर्जन रैकेट का सरगना उसको कह रहे थे। पुलिस ये बीजेपी की प्रेशर में कर रही है। तो एमडी ड्रग्स के रैकेट में जिसको अरेस्ट करके चिपड़िया बोलते हैं उसको, कुछ उसका इरफान या ऐसा कुछ नाम है, एमडी ड्रग्स का सरगना जिसे पुलिस ने सरगना कहा था, वो रोज बीजेपी के एमएलए के साथ रहता है। अच्छा, बहुत प्रॉक्सिमिटी है उनकी। अशोक खरात की केस में किसी ने अशोक खरात के धर्म को नहीं टारगेट किया, किसी ने भी नहीं। स्ट्रेट वे एक रिलीजन को टारगेट करके लोगों को फिर से डराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें से एक भी एलिगेशन साबित करने के लिए ना मटेरियल एविडेंस है, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। कन्वर्जन रैकेट पुलिस के हिसाब से अगर 4 साल से चल रहा था तो एक तो कन्वर्जन की केस दिखनी चाहिए थी, एक कन्वर्जन की कोशिश करने की केस दिखनी चाहिए थी। वहां पर एक लड़की काम करती थी, क्रिश्चियन लड़की थी, जोहाना नाम उसका था, वो हिंदू बन गई। 7 लोग 140 के स्टाफ को बीफ खिलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 7 लोग नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 7 लोग बाकी लोगों को रोजा उपवास रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बीफ खिलाने की कोशिश की बात कर रही है तो मुझे लगता है फडणवीस ने इस्तीफा देना चाहिए। ये जो पूरा रैकेट है ये क्यों किया गया, नासिक बार बार क्यों आता है? तो अशोक खरात के कंधे पर बंदूक रखकर जिस पर निशाना साधना था वो साध चुके, और अशोक खरात के एकनाथ शिंदे के साथ भी संबंध थे तो एकनाथ शिंदे को डरा दिया कि इनके अगर वीडियोज आ सकते हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। तो ये 7 लोगों के जरिए 17 करोड़ को डराना है। एक तो मुसलमान पढ़े लिखे लड़कों को बेरोजगार ही रखना चाहिए, उनको इस किस्म के वाइट कलर जॉब नहीं मिलने चाहिए, ये भी एक उनका उद्देश्य पूरा होता है। कॉरपोरेट जिहाद वगैरह अगर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ये पागल बीजेपी वालों की तरफ से, तो ये बीजेपी ने जिहाद छेड़ा है कॉरपोरेट के खिलाफ, और बीजेपी ने जिहाद छेड़ा है मुसलमानों के खिलाफ। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो टीसीएस को लेकर सामने आई थी। किसी ने उसे कॉर्पोरेट जिहाद कहा, किसी ने लव जिहाद कहा, किसी ने मुसलमानों पर बहुत सारे आरोप लगाए। उसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले सर ने बहुत सारे खुलासे किए। ये वही नासिक शहर से आते हैं जहाँ पर यह पूरा मामला जो है सामने आया था। और इस सब के बीच में आप लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा है, और ख़ास तौर पर मुझे उम्मीद ये थी कि जब निरंजन टकले सर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे खुलासे कर रहे थे, तब तो कम से कम जो गोदी मीडिया के लोग, जो बहुत सारे एजेंसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी ओर से इसे स्पेस दिया जाएगा, इसके बारे में बातचीत की जाएगी, कई जगहों पर अखबारों में इसे लेकर खबरें छपेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। ऐसे में और कई सच्चाइयाँ इस पूरे टीसीएस मामले में नासिक पुलिस की ओर से क्या कुछ किया गया है और नासिक पुलिस की ओर से कितने लूपहोल्स हैं, इन तमाम चीज़ों पर लोगों के पास कई सारे सवाल थे। इसलिए निरंजन टकले सर से मैंने एक बार रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप आइए और हम आपसे और भी जानकारी लेना चाहते हैं, और सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में भी और एक बार फिर से हमारे चैनल पर। सवाल यही है कि जब यह पूरा मामला शुरू हुआ था तब पूरे देश भर में एक माहौल बनाया गया कि कॉर्पोरेट जिहाद होता है, कैसे हिंदू महिलाओं को फंसाया जा रहा है। नासिक में एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है, 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर धीरे धीरे निदा खान जो वहाँ पर टेलीकॉलर थी, आपने कल भी इसका खुलासा किया और कई सारी चीज़ें कही, उसे मास्टरमाइंड बताया गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि मुसलमानों को बदनाम करने के बाद ये पूरा मीडिया जो है आगे बढ़ गया, ये बंगाल पहुंच गया, वहाँ पर प्रधानमंत्री कैसे जलमुड़ी खाते हैं उस पर बात करने लगा। लेकिन आपने अपनी जांच जारी रखी। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जब पूरा मीडिया आगे बढ़ गया था, आपको क्यों लगा कि उसके ऊपर जांच की जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें सामने लाई जानी चाहिए? और जो मैंने शुरुआत में कहा, मीडिया में जो चर्चा होनी चाहिए थी, कल भी आप लोग ने कई सारे खुलासे किए, कोई चर्चा नहीं हुई। आप सरप्राइज है नहीं है, किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? नहीं, मीडिया से
आजकल इसी तरह की उम्मीद रखी जाती है कि वो गवर्नमेंट की नैरेटिव जो भी रहेगी उसको ही आगे लेकर चलेंगे। सच ढूंढने की का टाइम भी किसी के पास नहीं है इसमें। और मुझे इस पर डाउट हुआ क्योंकि मैं देख रहा था कि 1 साल से ज़्यादा समय हुआ नासिक को आरएसएस की लेबोरेटरी की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। और इस किस्म के कई सारे इंसिडेंसेस पास्ट में 1 साल में हुए जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया स्पेसिफिकली। तो जब ये एफआईआर आई, जब इसकी पहली खबर आई बाहर, तभी ये शक हुआ क्योंकि जो टीसीएस है नासिक में वो मेरे घर के बहुत करीब है। अच्छा। मुझे ये पता था कि वहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और वहाँ पहली खबर में ही ये न्यूज़ आई कि जब दानिश का अरेस्ट हुआ कि मतलब दानिश, उसके साथ और एक तौसीफ़ और निदा खान, इन तीनों का पहले एफआईआर में नाम आया। और ये लोग वहाँ पर कन्वर्जन का रैकेट चलाते थे, ऐसा वहाँ पर उस खबर में रेफरेंस था। तभी मुझे डाउट आया क्योंकि 150 के स्टाफ में 2 या 3 लोग कोई कन्वर्जन का रैकेट नहीं चला सकते। पिछले 12 साल से भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है हम सब देख रहे हैं। बहुत टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। और नासिक में मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है स्पेसिफिकली। तो ऐसे माहौल में अगर कोई करना भी चाहे तो भी वो हिम्मत नहीं करेगा इस किस्म की। तो इसलिए मुझे डाउट हुआ और मैंने वो एफआईआर की कॉपी जब ली तब मुझे कंफर्म डाउट हुआ कि नहीं, ये वाकई में, क्योंकि पूरा ड्राफ्टिंग जो है उस एफआईआर का वो शुरू इससे होती है कि मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो शादीशुदा है ये मुझसे छुपा कर रखा था। दानिश शेख जो आरोपी है। जी। दानिश शेख ने उस लड़की को वादा किया था कि शादी करेगा, लेकिन छुपा के रखा था कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं वगैरह वगैरह। और देवलाली कैंप में ये एफआईआर हुई थी। तो मेरे कई सारे दोस्त वहाँ भी है, तो मैंने उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन पर 150-200 लोग वहाँ पर मौजूद थे, नारे दे रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर ला रहे थे कि इसका एफआईआर लो। फिर अलग अलग बातें सामने आने लगी। उसने मुझे नाम भी बताया कि कौन प्रमुख वहाँ पर थे दबाव लाने में। उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़की के घर पे भी गए थे, वहाँ से लड़की को लेके आए। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत हंगामा किया था उनको प्रेशराइज करने के लिए। जो कंप्लेनेंट है उससे भी प्रेशराइज किया। हाँ, कंप्लेनेंट की फैमिली को भी प्रेशराइज किया था और प्रेशराइज करके उनको यहाँ पर लेके आए थे। फिर पुलिस को प्रेशराइज किया था कि एफआईआर लो। और फिर बाद में पता चला कि वो जो प्रमुख हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है उसने इससे पहले जाकर पुलिस में शिकायत की थी कि उसके जानकारी में एक हिंदू लड़की है जो रोज़े रख रही है रमज़ान में, और उसने ऐसी शिकायत की। पुलिस ने वो शिकायत ली थी। तब जाहिर है मेरे मन में आया कि ऐसा हक कौन से कानून देता है किसी को कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाकर वो किस दिन उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं इस पर नज़र रखे। और वो जब रखते हैं वो अगर मुझे नापसंद आया तो उसकी मैं पुलिस के पास शिकायत भी कर सकता हूँ। ये किसी भी कानून के तहत हो नहीं सकता है। उसके बावजूद पुलिस ने ये किया। दानिश को अरेस्ट करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई, उन्होंने उसमें ये कहा था कि हमारे पास शिकायत आने के बाद हमने तुरंत एफआईआर नहीं किया। हमने उस कंपनी में टीसीएस में हाउसकीपिंग के स्टाफ के भेस में वहाँ पर हमारे 7-8 पुलिसकर्मी रखे और वो हफ्तों तक वहाँ जांच करते रहे कि क्या अंदर हो रहा है। और जब उनको यकीन हुआ कि कन्वर्जन का रैकेट यहाँ पर चल रहा है, तब हमने देवलाली कैंप में वो एफआईआर रजिस्टर की दानिश शेख के खिलाफ। और तब उन्होंने बताया कि निदा खान तीसरी आरोपी है दानिश केस में, और निदा खान वहाँ की एचआर हेड है। तो एचआर हेड होने की वजह से वो प्रेशर बनाया जाता था लड़कियों के ऊपर, और वो मास्टरमाइंड है इस पूरे कन्वर्जन रैकेट की। फिर आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या क्या किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उसको मास्टरमाइंड बोला, गाजी बोला,
दिल्ली ब्लास्ट के साथ उसके कनेक्शन जोड़ दिए गए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले हैं पुलिस को, ऐसी बात आई। 78 सस्पिशियस कॉल रिकॉर्ड्स और ईमेल्स मिले, ऐसी बातें भी आई। हाँ, ये सारी बातें मीडिया की तरफ से की गई। अब मीडिया ने इसकी जांच की थी? कुछ नहीं किया था। मीडिया ने उसको एब्सकॉन्डर बोला, वो फरार है। ये भी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि हिना खान कहाँ है। अगर हिना खान का पता, निदा खान का अगर पता लेते थे पुलिस से, पुलिस के पास तो एड्रेस था, टीसीएस के पास एड्रेस था, निदा खान का एड्रेस लेकर उसके घर पर जाते थे तो पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है और वो मुंबई में अपने माँ बाप के साथ रह रही है। बॉम्बे ऑफिस में उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बावजूद उसको आप फरार घोषित कर रहे हो। इतनी, मतलब एक पर्सन को टारगेट कर कर विक्टिमाइज करना, इसकी ये हद हो गई थी उसमें। और फिर टीसीएस ने एक क्लैरिफिकेशन दिया इतने दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, कि वो एचआर हेड, क्या वो एचआर डिपार्टमेंट में भी नहीं थी, वो एक टेलीकॉलर थी। ये जो सारी बीपीओ कंपनीज है, अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का बिजनेस वहाँ पर हैंडल किया जाता है। टीसीएस का मैं देख चुका हूँ, टीसीएस का स्ट्रक्चर कैसा है अंदर। टीसीएस में पहले ये सारे कॉलर्स बैठते हैं, जो टेलीकॉलर्स जितने हैं, उसके बाद 3 कंपार्टमेंटलाइज्ड सेक्शंस हैं। एक कार्ड्स का है, एक पेमेंट्स का है, एक क्वालिटी कंट्रोल का है। पैंट्री जो कहा जा रहा है, कैंटीन, वो कैंटीन WNS, TCS और अशोका तीनों में शेयर कैंटीन है। वो बहुत बड़ी कैंटीन है। Okay. ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा किसी बालकनी में जैसी पैंट्री बनाई जाती है, उस किस्म की पैंट्री नहीं है, वो बड़ा कैंटीन है। तो और इन तीनों के स्टाफ वहाँ पर खाना खाने जाते हैं। फिर मुझे मतलब जो समझ में आ रहा है कि अब कई हफ्तों तक अंडरकवर पुलिस ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको ये इस बात का पता ही नहीं चला कि निदा खान एक टेली ऑपरेटर है, और उधर है भी नहीं, और वहाँ पर है भी नहीं। हाँ, नासिक में, वो बम्बई में है, इसका पता नहीं चला। उसके बावजूद उसको मास्टरमाइंड बोल दिया, कन्वर्जन रैकेट का सरगना उसको कह रहे थे। तो ये किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर किया अंडरकवर रह के, या पूरी स्क्रिप्ट पहले तैयार की कि उसको मास्टरमाइंड बोलेंगे, उसको ये पूरे इसका हेड बनाकर, एचआर की हेड बनाकर वो किस तरह से दबाव ला रही थी और उस दबाव के ज़रिए इन लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। ये एक स्क्रिप्ट पहले बनाई गई और फिर उसमें कैरेक्टर्स चूज़ किए। इस किस्म से ये पूरा हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा काम कर रही है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि पुलिस की ओर से ऐसी चीज़ें की जाएंगी, या ये जो चीज़ जिसे आपने कल भी कहा, मैं चाहता था कि आप एलाबोरेट करें, आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा क्यों नहीं है? नंबर 1, आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस ने दबाव में ये सारी चीज़ें की हैं, किसके कहने पर कर रही हैं, और ये सब चीज़ क्यों करेगी पुलिस जब उनकी ही बदनामी हो रही है? आप लगातार जो बात कह रहे हैं उससे। नहीं, पुलिस ये बीजेपी के प्रेशर में कर रही है। नासिक में जो विधायक है बीजेपी के, और नासिक के जो गार्डियन मिनिस्टर है तो है नहीं, लेकिन कुंभ मेला मंत्री नाम की एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास है, गिरीश महाजन, उनके प्रेशर में ये पूरी पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पर काम कर रही है। आज नहीं, पिछले कई महीनों से। मतलब नासिक में एमडी ड्रग्स का जो रैकेट एक्सपोज हुआ था, तो एमडी ड्रग्स के रैकेट में जिसको अरेस्ट करके, चिपड़िया बोलते हैं उसको, कुछ उसका इरफान या ऐसा कुछ नाम है, उसको पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश भी किया था उस वक्त। लेकिन बाद में अभी वो एमडी ड्रग्स का सरगना, जिसे पुलिस ने सरगना कहा था, वो रोज बीजेपी के एमएलए के साथ रहता है। अच्छा, बहुत प्रॉक्सिमिटी है उनकी। तो ये कैसे है? इसका सीधा मतलब है कि पुलिस उनके दबाव में है। एक इतने बड़े षड्यंत्र, मतलब गैंग का जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो अगर बीजेपी के विधायक के साथ घूमता है, हमेशा रहता है उसके साथ, तो इसका शक आना जायज़ था। इसके पहले जो घटनाएं हुई थी, उपनगर में फेसबुक पर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ किसी ने पोस्ट की थी, और पोस्ट करने के बाद एक बड़ा लड़कों का मॉब वहाँ उपनगर पुलिस स्टेशन में गया था कंप्लेंट करने के लिए। वहाँ कुछ लोग आए, उन्होंने बस के ऊपर पथराव किया
और वो चले गए। उसके बाद इसी बीजेपी के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, झूठ कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ पर नारे दिए। उसमें किसको अरेस्ट किया पुलिस ने? किसी को भी नहीं किया उस सारे मामले में। बाद में एक दरगाह गिराई गई उसी विधायक के मतलब अगुवाई में, वो सारी चीज़ हुई थी। और वो दरगाह पुलिस ने बुलडोज़र लाकर वहाँ पर गिराई। उस वक्त 1500 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया था, 1500। और पुलिस का ये कहना था कि आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स है उसके टेरेस के ऊपर से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। अब अचरज की बात यह है कि आजू बाजू के जितने बिल्डिंग्स है उसमें 100% हिंदू रहते हैं, एक भी मुस्लिम फैमिली वहाँ रहती नहीं है। तो हिंदुओं ने अपने टेरेस पर मुसलमानों को पत्थर लेके जाने की इजाज़त दी, लेकिन वहाँ स्पेसिफिक टारगेट किया गया था 1500 लड़कों को, पूरी कम्युनिटी को डराने के लिए। क्यों? क्योंकि चुनाव उस वक्त होने वाले थे। अब वो हो चुके हैं, लेकिन अब ये नैरेटिव आया है क्योंकि नासिक फिर अशोक खरात की केस में बदनाम हो गया था। और अशोक खरात की केस में किसी ने अशोक खरात के धर्म को नहीं टारगेट किया, किसी ने भी नहीं। एप्स्टाइन बहुत कुछ उसके बारे में बोला, लेकिन उसके धर्म को टारगेट नहीं किया था। परसों रात को ऐसे ही एक साधु बाबा को रेप की केस में अरेस्ट किया है, वहाँ भी कोई धर्म को टारगेट वहाँ पर नहीं कर रहा है। यहाँ अब हुआ है या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट वे एक रिलीजन को टारगेट करके लोगों को फिर से डराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक, अब हम इस पूरे मामले पर आते हैं। कल भी आपने खुलासा किया, मैं उसमें आगे पूछना चाहता था कि पहले ये कहा गया कि निदा खान एचआर हैं, फिर वहाँ पर उन्हें पता चला कि वो नहीं है, वो तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं है, उन्हें जो ये मास्टरमाइंड कह रहे थे। फिर उसके बाद जब भी सर कॉर्पोरेट में और कहीं पर भी ऐसा होता है कि जब भी आप किसी पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप अगर आप पुलिस में जाकर लगा रहे हैं या फिर रेप के चार्जेस लगा रहे हैं, उससे पहले आप वहाँ पर कंप्लेन करते हैं। हर एक कंपनी में एक पॉश का कमेटी होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, POSH पॉश कमेटी होती है, जिनका काम होता है कि अगर किसी की ओर से ऐसे कंप्लेन हो तो उसे बहुत सीरियसली लिया जाए। जबकि TCS के जो CEO हैं के कृतिवासन, उनकी ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि कोई पॉश कमेटी के सामने कोई कंप्लेन नहीं आया है, कोई CCTV फुटेजेस अब तक नहीं आए हैं। और ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो क्या पुलिस को इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए थी? आपने भी इसका भांडाफोड़ किया है, मैं चाहता था अगर उसके बारे में भी आप बताएं। जी बिल्कुल, मतलब वो जो कई हफ्तों तक अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसी वक्त उनको पता चलना चाहिए था कि यहाँ पर एथिक्स कमेटी है, यहाँ पर पॉश का चैनल बनाया हुआ है। पॉश के चैनल में तो TCS के नेशनल HR हेड भी वहाँ पर है उसमें। तो और बेसिक उनकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर किसी को भी कुछ भी शिकायत करनी है तो पहले अपने ग्रुप लीडर के पास, फिर टीम लीडर के पास, फिर टीम लीडर को आप रिमाइंड कर सकते हो 1 या 2 बार। टीम लीडर भी उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ऑपरेशनल हेड को आप शिकायत कर सकते हो। ऑपरेशनल हेड ने नहीं शिकायत को एंटरटेन अगर किया तो आप HR हेड के पास जा सकते हो। उसके बावजूद आप एथिक्स कमेटी में जा सकते हो और पॉश कमेटी में भी जा सकते हो। और मतलब एक पर्सन ने कम से कम 8-10 ईमेल के ट्रैक मिलना चाहिए था। यहाँ 10 लड़कियों के 80 मिलने चाहिए थे, एक भी नहीं है। और 4 सालों में एक बार भी किसी ने शिकायत नहीं की। ठीक है, ऑफिस में उन्होंने शिकायत नहीं की, घर वालों को तो बोला होगा, घर वाले भी 4 साल चुप रहे। इनके छोटी छोटी बात पर हंगामे कर देते हैं घर के लोग। अस्पताल में डॉक्टर को पीटते हैं, अस्पताल की वहाँ पर तोड़फोड़ कर डालते हैं। यहाँ पर भी जाते थे। तो ये मतलब कौन यकीन कर सकता है कि इसके बारे में कोई शिकायत ही नहीं हुई और अचानक अभी 10-15 शिकायतें आ गई। दूसरी बात, 26 को जो दानिश के खिलाफ शिकायत की और जिसमें मैंने कहा कि उस FIR में पहला सेंटेंस जो लिखा है कि शादीशुदा है, ये उससे छुपा के रखा था। अब दानिश की वाइफ और वो कंप्लेनेंट 4 साल से व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ दोस्ती में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। उसका पूरा कॉन्वर्सेशन अभी मिला हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप मतलब वो जानते थे एक दूसरे, वो जानते थे। ओके। एक दूसरे से बातें किया करते थे। उन बातों में कहीं भी ना उनकी शादी का जिक्र है, ना इनके शादी के प्रॉमिस के बारे में जिक्र है, कुछ भी ऐसा नहीं है।
तो ये आफ्टर थॉट है उस शिकायत करने वालों का। शिकायतकर्ता ने वहां पर कहा कि उसे पता ही नहीं था कि इसकी शादी हुई है, इसके Exactly. बच्चे हैं। हाँ। और शादी नहीं हुई है, इसके साथ शादी करेगा ऐसा प्रॉमिस देकर उसके साथ संबंध रखे, ऐसा शिकायत करने वाली लड़की का कहना है। अब जब पहला सेंटेंस ही डिमोलिश हो जाता है कि वो शादीशुदा है, ये लड़की को पता था, तो आगे की कंप्लेंट पर कैसे यकीन कर सकते हो आप? और 4 साल से संबंध की बात में उसने एक इंसिडेंस बताया कि एक दिन वो मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर 30-35 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर के पास कुमार रिजॉर्ट्स नाम के एक होटल में वो लड़का लेके गया। अब मतलब कोई भी नॉर्मल जानकारी रखने वाला आदमी वहाँ जाने का क्या सबूत हो सकता है? इसका कोई मटेरियल एविडेंस है? कुछ नहीं है। ना होटल की रसीद है उसके नाम पर, उसका कुछ बुकिंग है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे साबित होगा? तो इसमें से एक भी एलिगेशन साबित करने के लिए ना मटेरियल एविडेंस है, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अब वो लड़की जो कह रही थी कि वो भी टेलीकॉलर है, कंप्लेनेंट जो है, और ये दानिश पेमेंट सेक्शन में काम करता है। अगर वो वहाँ पर काम करता है तो ये इतना कंपार्टमेंटलाइज्ड है कि पूरे दिन भर इस एक डिपार्टमेंट के आदमी को दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती, शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती। इसके बाद टीसीएस के अंदर सीसीटीवी कैमराज हैं। तो अगर इन लोगों का कहना है कि वो हमको बुलाते थे, हमको हाथ लगाते थे, पैर छूते थे, वगैरह वगैरह, ऐसी जो बातें वहाँ पर की गई है, इसका कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो ये कैसी बात साबित होगी? ये साबित नहीं हो सकती। ये शिकायत लिखने वाले को भी पता चलता है। जिस भी पुलिस कांस्टेबल ने ये कंप्लेंट रजिस्टर की होगी, उसको लिखते वक्त पता चलता है कि ये साबित नहीं हो सकता, इसका कोई सबूत नहीं मिल सकता है। तब उसमें धर्म का एंगल लाया और फिर पूरा वो कन्वर्जन रैकेट वगैरह ये सारी बातें की। कन्वर्जन रैकेट पुलिस के हिसाब से अगर 4 साल से चल रहा था तो एक तो कन्वर्जन की केस दिखनी चाहिए थी, एक कन्वर्जन की कोशिश करने की केस दिखनी चाहिए थी। कुछ भी नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है, एक भी कन्वर्जन हुआ नहीं है। वहां पर एक लड़की काम करती थी, क्रिश्चियन लड़की थी, जोहाना नाम उसका था। वो हिंदू बन गई, वो अभी मिताली जगजाप उसका नाम है, वो कन्वर्ट हो गई। तो कन्वर्जन का अगर आरोप है तो कन्वर्जन तो हिंदू का रिलीजन में हुआ है, क्रिश्चियन से हिंदू में हुआ, क्रिश्चियन से हिंदू में हुआ, मुसलमान कोई नहीं, ना मुसलमान का हिंदू हुआ है, ना हिंदू का मुसलमान हुआ है। तो ये भी आरोप बेबुनियाद है। और देखिए, ऐसे आरोपों में जब आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का करते हो, इसके बाद टीसीएस के जो प्रोफाइल्स है इन एम्प्लॉयज़ के, उन प्रोफाइल्स के फोटोग्राफ बाहर आए, वायरल किए गए, वायरल किए गए। ये किसने दिए उनको? अब टीसीएस के एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल फोटोग्राफ जब आप बाहर देते हो, इसका मतलब टीसीएस में से किसी ने दिया, क्योंकि उनकी सिस्टम आप बाहर वाला कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन एफआईआर्स में और एक कुछ लोगों के नाम है, उसमें नितिन कपूर है, ये मिताली जगजाप है, शरद सरोदे है। तो इन लोगों के जो नाम है, इनमें से किसी ने वो फोटोग्राफ दिए होंगे 100%, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। तो इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस दिन इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था 2 और 3 तारीख को, तब ये नितिन कपूर हार्ट अटैक आया कहकर अस्पताल में एडमिट हो गया था। अच्छा, ये जो आप नाम ले रहे हैं, मैंने लिखा भी था क्योंकि आपने इसके ऊपर वीडियो किया है। नितिन कपूर, शरद सरोदे, स्वप्निल चतुर्वेदी, मिताली जगजाप और जयेश, ये नाम आपने बोला था। कौन है ये लोग? अगर इसके बारे में भी हम बताएं, इनका एफआईआर में क्या नाम आया था, और फिर हम हार्ट अटैक की बात पर आए ताकि लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट भी समझ में। जी, ये उसी कंपनी में काम करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर मैंने पता किया वो ये है कि कार्ड सेक्शन का इंचार्ज एक रज़ा नाम का था जो अरेस्ट हुआ है। उसका मतलब टीम लीडर था रज़ा मेमन। दूसरा टीम लीडर वो शरद सरोदे था, वो पेमेंट्स के सेक्शन में था। इनके ऊपर नितिन कपूर था और पूरे ऑपरेशंस की इंचार्ज वो एचआर हेड जो है चिनानी, अश्विनी चिनानी। तो वो
ऑपरेशंस और HR की वहाँ पर हेड थी। तो ये उनका स्ट्रक्चर था। इसके अलावा क्वालिटी में एक क्वालिटी कंट्रोल की एक टीम थी जहाँ पर शायद शाहरुख नाम का है वो वहाँ पर था, शाहरुख कुरैशी। और ये टेलीकॉलर्स की एक टीम, ऐसे अलग अलग 3+ टेलीकॉलर, ऐसे 4 टीम, और उसका टोटल इंचार्ज अश्विनी, ऑपरेशंस और HR हेड। अब ये FIR जिन लोगों के खिलाफ है, चाहे वो रज़ा मेमन है, शाहरुख है, बाकी जो तौसीफ है, तो ये सारे परफॉर्मेंस अवार्ड विनर है ये सब। हाँ, अच्छा। रज़ा को 11 अवार्ड है, हर साल उसको परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, हर साल। तो इसका क्लियर मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर इस किस्म की फालतू चीजें वो करता बैठता था तो वो परफॉर्मेंस अवार्ड उसको मिलता नहीं था। TCS जैसी प्रोफेशनल कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों करोड़ का है, लाखों करोड़ का, वो अपने एम्प्लॉयज का अगर परफॉर्मेंस होगा तो ही अवार्ड देंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगा तो निकाल देंगे नौकरी से। यहाँ इतने सालों से वो वहाँ पर जॉब पे है, सब शाहरुख को अवार्ड मिले हैं, रज़ा मेमन को अवार्ड मिले हैं, तौसीफ को अवार्ड मिले हैं, इन सबको ये सारे अवार्ड विनर्स हैं। तो इनके ऊपर आप इस किस्म के एलिगेशन वहाँ पर ला रहे हो। अब मैंने जो पता किया, क्योंकि वो 150 लोगों का स्टाफ है, ये 7-8 लोगों को अरेस्ट हुआ है और 7-8 ही मुस्लिम थे वहाँ पर। अभी एक लड़की मुस्लिम है जो अभी वहाँ पर काम कर रही है, तो बाकी 140 जो है वो तो सारे नॉन मुस्लिम हैं, वो तो बाहर आते जाते हैं, बात करते हैं। उनसे मुझे जो पता चला कि ये नितिन कपूर एक्चुअली हमेशा लड़कियों को लेकर बैठता था। अच्छा। कभी भी आप देखो, वो कभी मेल स्टाफ के साथ दिखता नहीं था, वो हमेशा फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ ही दिखता था। शरद और इनका क्या चल रहा था, उसमें मिताली जगजाप का क्या रोल था, ये सारी बातें वो बाकी एम्प्लॉयज़ बाहर कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट वाले दिन ये हार्ट अटैक का बहाना बनाकर एडमिट हो चुके थे नितिन कपूर। शरद कहीं फ़ोन बंद करके चला गया था, अच्छा, वहाँ से। तो इनका नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि हम बार बार शिकायत करते थे लेकिन हमारी शिकायत को नज़रअंदाज किया जाता था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी वगैरह, तो इन सब का नार्को एनालिसिस करो, कंप्लेनेंट का भी करो, जिनको अरेस्ट किया है उनका भी करो, और ये जो 3-4 लोग हैं, नितिन कपूर है, मिताली है या शरद है, इनका लाई डिटेक्शन टेस्ट करो। ठीक, अब हम इस पूरे मामले पर आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि कंप्लेन हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, मीडिया ट्रायल शुरू हो गई। उसमें ये कहने लगे कि कैसे धर्मों को परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। फिर मैंने कहीं पर बयान सुना कि उनको बीफ खिलाने की कोशिश की गई, रोज़ा रखवाया जा रहा था, ज़बरदस्ती नमाज करवाया जा रहा था और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था। ये बीफ खिलाने के बाद, ज़बरदस्ती रोज़ा रखने के बाद, इस पर क्या आपने जाँच की? क्या कुछ पता चल पाया? इसे लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी बीफ खिलाने की कोशिश की बात कर रही है तो मुझे लगता है फडणवीस ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एज अ चीफ मिनिस्टर और एज अ होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में बीफ बैन किया है। तो बीफ बैन करने के बावजूद अगर बीफ बेचा जा रहा है और किसी को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है तो ये पूरी इनकॉम्पिटेंस होम मिनिस्टर का है, क्योंकि इसका मतलब बीफ बिक रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, 7 लोग 140 के स्टाफ को बीफ खिलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, 7 लोग नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, 7 लोग बाकी लोगों को रोज़ा उपवास रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप खाने के लिए फोर्स कर सकते हो, नहीं खाने के लिए आप कैसे फोर्स करोगे? तो ये मतलब कंप्लीटली बेतुका है। और मैं वही कह रहा हूं कि ये पूरी एलिगेशंस ये कभी भी किसी भी अदालत में साबित नहीं हो सकते। इस किस्म के एलिगेशंस है,
पूरी तरह से बेतुके। और ये पुलिस वालों को पता चलता है, जब हम ये एलिगेशन लिख रहे हैं, एफआईआर जब टाइप कर रहे हो, तब आपको ही पता है कि ये नहीं हो सकता है साबित। लेकिन पॉलिटिकल मास्टर्स ने जो डायरेक्शन दिया है कि इसके जरिए एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, तो लिखो, करो अरेस्ट, मारो पीटो उनको रोजाना। और ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि एक उसमें से एक एक्यूज्ड है, उस एक्यूज्ड का चार्जशीट एफआईआर पुलिस ने दिखाई और रिमांड मांगा, तो जज ने वो रिमांड की ये पढ़ी और उसने कहा ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा कहकर उसने बाजू में डाल दिया। आधे घंटे में उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज किया गया उस आरोपी पर, आधे घंटे में। और फिर उसको अरेस्ट, एक को बेल हुआ, उसके बाद उसके ऊपर एट्रोसिटी लगाया गया, फिर अरेस्ट। इससे पता चलता है ना कि आप पूरी खोखली चीज है, लेकिन आप एक नैरेटिव आपको बनाना है, लोगों के बीच में एक हेट्रेट, नफरत फैलानी है, और उसके लिए आप बार बार इस तरह से हैरेसमेंट किए जा रहे हो। सर, इस सब में अभी आपने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे खुलासे किए, कुल मिलाकर 9 एफआईआर हैं। मैं दर्शकों को 7 आरोपी जिनके नाम हर पेपर पर, हर वेबसाइट पर आए हैं, वो भी बता देता हूँ। दानिश शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अख्तर, शाहरुख कुरैशी, रज़ा मेमन, अश्विनी चैनानी और निदा खान। इसमें निदा खान जो हैं, उन्हें आपको क्यों लगता है कि टारगेट किया गया? उनके हिजाब वाली तस्वीर को वायरल किया गया, उन्हें मास्टरमाइंड बताया गया। कई जगहों पर जो उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते वो कह रहे थे निदा खान इस सब के पीछे है, जबकि एफआईआर में निदा खान का नाम एक बार आता है, वो भी ये कहते हुए कि इसने मेरे देवी देवताओं के बारे में कुछ सवाल उठाए या मेरे धर्म को एक तरीके से अपमान किया। लेकिन पुलिस ने इसे टारगेट करते हुए, और इसकी तस्वीर हर जगह पर फैली गई, और एक पोस्टर वुमेन के तौर पर इसे दिखाया गया, जबकि हिंदू महिलाएं कैसी हैं ये बताने के लिए। इसके पीछे की साजिश को आप कैसे समझते हैं? और उससे टारगेट करते हुए एक पूरे धर्म को टारगेट करने की कोशिश, दिन रात कॉर्पोरेट जिहाद, ये वो बातें, इसे कैसे देखें? नहीं, वही मतलब अभी निदा खान को पहले मतलब दानिश और इनको तो अरेस्ट कर लिया था, निदा खान उस वक्त अरेस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि पता कर रहे थे निदा खान कहाँ है। तब तक ये पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि वो एचआर की हेड थी, वो मास्टरमाइंड थी, और एचआर की हेड बहुत अहम पोस्ट है। एचआर का जो हेड है वो एम्प्लॉयज़ को मतलब एम्प्लॉय करना, फिर उनकी सैलरी पैकेजेस तय करना, उनके इंसेंटिव्स तय करना, उनकी प्रमोशंस तय करना, उनकी इंक्रीमेंट्स तय करना, अप्रेजल लेना, ये सारी अथॉरिटी एचआर के पास है। इसलिए उसको एचआर हेड बताया गया कि उसके ज़रिए बाकी एम्प्लॉय लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया जाता था, और उसके ज़रिए ये रैकेट चल रहा था। ये कंप्लीटली उसका कैरेक्टर असैसिनेशन वहाँ पर किया गया उस लड़की का, उसकी और ये बाकी लड़कों की भी, सबकी ज़िंदगी हमेशा के लिए खतरे में ला के रखी। इतनी गैर जिम्मेदाराना चीज़ पुलिस कर रही है वहाँ पर। और उसके लिए एक मतलब हम जैसे चैनल में हम काम करते थे, तो समझो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो एक स्टोरी हम फेस ऑफ द ट्रेजेडी की करते ही थे। तो उस तरह से इसको फेस ऑफ द कॉन्स्पिरसी ये निदा खान को बनाया गया। अब वो नैरेटिव कंप्लीटली धाराशायी हो गया जब टीसीएस ने कह दिया कि वो उसका एचआर डिपार्टमेंट से भी कोई लेना देना नहीं था उस लड़की का। लेकिन लोगों के बीच में तो ये एक ब्लेम उसके ऊपर हमेशा ही रहेगा। ट्रू। तो और ये ब्लेम लेकर उनको जिंदगी भर रहना है। रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए होंगे, कई सारे दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी होगी। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि किसी का ऐसा पता चला कि निदा खान के से रिलेटेड है तो उसकी पिटाई की है लोगों ने। तो इस लेवल तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तो ये स्टिग्मा सबके ऊपर है ना, और ये पुलिस स्टिग्मा लगा रही है जानते हुए कि बेबुनियाद है, लेकिन उनकी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अगर बात करें, आप दस्तावेज़ भी लेकर आए हैं, इसमें कहा गया 9 पूरे एफआईआर बनाए गए, हमने बहुत सारे छानबीन की, हमने क्या सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन किया, और जब पूरी कार्रवाई हुई या पहला एफआईआर हुआ तो पुलिस की तस्वीर आई कि वो
अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट, वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे हैं। पहले एक एफआईआर होती है, फिर पता चलता है बहुत लोग आते हैं, फिर बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर पता नहीं किसके खिलाफ लेकिन मोर्चा शुरू कर देते हैं और एक तरीके से और दबाव बनाने की कोशिश होती है। एक मीडिया ट्रायल की शुरुआत होती है। क्या ये नहीं होता सर कि अगर इन्होंने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन किया, फिर भी अंदर जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, आपने भी बहुत सारे दस्तावेज निकाले, क्या कुछ आपको अभी तक पता चला जो लूपहोल्स हैं पूरा, अगर वो भी आप बता सकें? देखिए, ये जो पूरा एलिगेशन है ना कि देवी देवताओं के बारे में बोला गया, ये कहा गया कि श्री कृष्ण भगवान के 16,108 बीबियाँ थी। अब मैं तो किसी भी शादी में को अटेंड नहीं किया 16,108 में से, लेकिन मेरे दादाजी से लेकर मैं ये कहानी सुनता हूँ कि कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियाँ थी। तो ये मुझे मेरे दादाजी ने बताया था बचपन में। तो क्या मेरे दादाजी बदनाम कर रहे थे? और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जब बोला जाता है कि 6 साल की लड़की के साथ उसने शादी की थी, उन्होंने शादी की थी, ये बदनामी नहीं है उनकी? तब वो प्रॉफिट मोहम्मद की बदनामी नहीं होती। लेकिन कृष्ण भगवान की 16,108 बीबियाँ थी, ये कहा तो वो बदनामी हो गई। और ऐसी कहानियों को आप एफआईआर में लिख रहे हो कि इस तरह से बदनामी की गई। अब पहले तो ये सब घुल मिल के रहते थे। 2 तारीख को, इनफैक्ट 2 तारीख को, 2 अप्रैल को रजा के घर पर ये शीर कुरमा की पार्टी करने वाले थे। अच्छा। खास इन्होंने मांग की थी कि हम शीर कुरमा के लिए आपके यहाँ आएंगे 2 तारीख को, और उसी दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको ये जिनके नाम मैंने लिए, शरद, नितिन कपूर, इन लोगों ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि एक स्टेटमेंट के ऊपर सिर्फ तुम्हारी सिग्नेचर लेनी है, क्योंकि इंक्वायरी हो चुकी थी ऑफिस में आकर पुलिस की तरफ से। तो एक स्टेटमेंट के ऊपर तुम्हारी सिग्नेचर लेनी है, वो सिग्नेचर हो जाने के बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा। ये कहकर उसको बुलाया और उसको अरेस्ट कर लिया वहाँ। तो इसका सीधा मतलब क्या है? अगर ये एक रैकेट था और इस रैकेट का एक आदमी दानिश शेख, ये 26 तारीख को अरेस्ट हो जाता है, 26 मार्च को। उसके बाद उस रैकेट के बाकी सारे सदस्य तो भाग जाने चाहिए थे, फरार हो जाने चाहिए थे, या कहीं छुप जाने चाहिए थे। एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस करने चाहिए थे। कुछ नहीं किया, वो अपने ही घर पे रहे, वो ऑफिस आते जाते रहे, वो पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में पुलिस को कोऑपरेट करते रहे, और फिर आप उनको ही बना रहे हो एक्यूज्ड। वो भाग नहीं गए, यही सबूत है उनके इनोसेंस का। भाग कौन गया था? पुलिस ने खुद कहा था कि शरद फोन बंद करके भाग गया है। ये पुलिस वालों का कहना था। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? उनको इंट्रोगेट क्यों नहीं कर रहे? उनको 3rd डिग्री क्यों नहीं दे रहे? मैं कहता हूँ 3rd डिग्री मत दो, नार्को तो टेस्ट करो उनका। लेकिन इस सब में हुआ ये 2-3 चीज़ें हुई। एक तो टीसीएस पर दबाव बन गया, उनका मार्केट शेयर गिर गया। हम देखते हैं जैसे टीसीएस में हुआ, ऐसे एक लेंसकार्ट को लेकर, वहाँ पर तिलक को लेकर ये पूरा चीज़ हुआ। इसके बाद इन सभी लोगों का जो करियर है वो बर्बाद हो गया। अब शायद कोई मुसलमान को वो ले नहीं ले, ये जो पूरा रैकेट है ये क्यों किया गया? नासिक बार बार क्यों आता है? और यहाँ से जो इसके बाद का सवाल वही है कि यहाँ के जो लोग हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली के जो एंकर्स हैं, वो अशोक खरात के समय वहाँ पर नहीं जाते हैं, लेकिन इसके समय आते हैं, जबकि अशोक खरात के 58 वीडियो सामने आ चुके हैं, कई महिलाएं सामने आ चुकी हैं, और एक को तो इस्तीफा देना पड़ा था जो सरकार से जुड़े हैं, कई मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आई। तब इसका कवरेज मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के बाहर हुआ, लेकिन ये कॉरपोरेट जिहाद और किस तरह से पूरा धर्म फैलाया जा रहा है, रेड फोर्ट से इसका कैसा कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें क्यों की गई? इसके पीछे आपको क्यों लगता है कि इतना तूल दिया गया? कुंभ के समय इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन लड़कों का और इनके भविष्य का क्या? जी, बहुत सारे सवाल है। हाँ, तो देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये 1 साल से नासिक में हो रहा है, और नासिक में अभी अक्टूबर से कुंभ मेला शुरू होने वाला है। तो कुंभ के दौरान ये सारे हिंदू भाविक जितने हैं देश भर से, सरकार कहती है 6 करोड़ आएंगे, 7 करोड़ आएंगे, वगैरह वगैरह। तो और एक धार्मिक उन्माद चरम पर रहेगा उस वक्त। उसके पहले ये पूरा बनाया जा रहा है एक नैरेटिव, रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए। कुंभ चलने वाला है इस बार कुछ 26 महीने तक, वो 2029 में ख़त्म होने वाला है, और इमीडिएटली कुंभ के ख़त्म होने के बाद चुनाव है 2029 के।
तो ये नासिक को एक लेबोरेटरी की तरह रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए उसको डेवलप किया जा रहा है पिछले 1 साल से। अभी ये जो मसला है अशोक खरात के मामले में ये हुआ कि अशोक खरात की एफआईआर तो पुलिस के पास 1 साल से थी, कुछ नहीं किया। अजीत पवार की डेथ होने के तुरंत बाद अशोक खरात को अरेस्ट कर लिया गया। अशोक खरात के सारे वीडियोस बाहर आने लगे, 50-60 उसके वीडियोस बाहर आ गए। तो अशोक खरात के कंधे पर बंदूक रखकर जिस पर निशाना साधना था वो साध चुके। एक एनसीपी का इस्तीफा हो गया और अशोक खरात के एकनाथ शिंदे के साथ भी संबंध थे, तो एकनाथ शिंदे को डरा दिया कि इनके अगर वीडियोस आ सकते हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। ये कहकर वो निशाना तो साध लिया। तो पॉलिटिकल पर्पस जो था अशोक खरात के मामले में वो पूरा हो गया। अब अशोक खरात मामले से ध्यान हटना चाहिए, लोग पीछे न पड़ जाए कि बाकी वीडियोस भी निकालो बाहर, उसमें कौन लीडर्स है, ये सारी बातें ना हो, इसलिए वो अटेंशन भी डाइवर्ट करना है। और उसी वक्त ये इस तरह से एक केस बनाया जाता है, मैं कहता हूँ फैब्रिकेट किया गया इस पूरे केस को, और लोगों का ध्यान पूरी तरह से बटाया गया। ये जो नेशनल नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी ने खुद शुरू किया है, कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो वो कपड़ों से पहचान लेते हैं का नैरेटिव लाल किले से यहाँ तक चालू है। और वो नासिक में तो कुंभ के जरिए ये 6 करोड़ लोग इस रिलीजियस पोलराइजेशन का संदेश लेकर देश भर में जाएंगे। और इन 7 लोगों के जरिए, ये 7 आरोपियों के जरिए, एलिज्ड एक्यूज्ड, संदिग्ध, संभाव्य अगर हो सकते हैं, तो ये 7 लोगों के जरिए 17 करोड़ को डराना है। तो वो डर पैदा करने की ये कोशिश की जा रही है। अब ये 7 लोगों के भविष्य का बाद में क्या होगा? अभी टीसीएस ने इनको क्यों सस्पेंड किया? टीसीएस ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 एजेंसीज अपॉइंट की है, डिलॉयटी और एक लीगल की, और ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करेंगी। वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद आप सस्पेंड करो, आपको करना है तो, या टर्मिनेट करो। आपका ही इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अभी तक पूरी नहीं हुई, आप ही कह रहे हो कि इसमें अभी तक एक भी शिकायत नहीं आई है हमारे उनके रिकॉर्ड्स में। उसके बावजूद आप उनको पहले स्टेटमेंट कर दिया, वो मैं कहता हूँ वो नीजर्क रिएक्शन होगी कि एकदम डर के अचानक एलिगेशंस आ गए तो इमीडिएट हम कुछ कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन अब तो इस बातों को सामने लाओ, टीसीएस ने अपना पूरा सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज कर देना चाहिए ऑफिस का, कि ले हमारा ये पूरा पब्लिक डोमेन में हम रखते हैं ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज, और देख लो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। टीसीएस का मार्केट शेयर 3% से गिर गया, 39,000 करोड़ का लॉस हुआ। 39,000 करोड़ 39,000 करोड़ का। अब ये बेसिक तो मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन कम है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी नौकरी देने से लोग डर जाएंगे। नासिक में अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आने से डर जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेसिकली बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहता है वहां पर, और ऐसे एटमॉस्फेयर अगर उस शहर में नहीं है तो वहां कौन जाना पसंद करेगा? True. तो एक तो मुसलमान पढ़े लिखे लड़कों को बेरोजगार ही रखना चाहिए, उनको इस किस्म के वाइट कलर जॉब्स नहीं मिलने चाहिए, ये भी एक उनका उद्देश्य पूरा होता है इसमें, जो बहुत नाजायज़ है। इस किस्म का पर्पस रखना ही नाजायज़ चीज़ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। लेकिन इसी ऐसे ही तो वो कर रहे हैं। अब ये 7 लड़के सस्पेंड होने के बाद दे आर द ओनली ब्रेड विनर्स, उनकी फैमिलीज में वो अकेले कमाने वाले हैं। अब वो अकेले कमाने वाले की भी नौकरी चली जाएगी, उसको कोई दूसरा नौकरी नहीं देगा, भले वो बाइज्जत बरी हो जाए तो भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है कि इस किस्म के आपके ऊपर एलिगेशन लगे थे, हम नहीं लेंगे। एम्प्लॉयमेंट देने वाला भी तो डर जाएगा कि कहीं मेरे दरवाजे में हिंदुत्ववादी ना आ जाए। और इसके ज़रिए जैसे आपने कहा कि वो लेंसकार्ट में भी उन्होंने किया, फिर नासिक में टाटा की जो डीलरशिप है स्टर्लिंग मोटर्स, उस स्टर्लिंग मोटर्स के दोनों गेट में 2 बड़ी गाड़ियाँ आड़ी पार्क करके बीजेपी के लोग वहाँ से चले गए, ताकि ये त्यौहार के दिनों में, अक्षय तृतीया वगैरह दिन थे जिस दिन लोग गाड़ियां खरीदते हैं, एक भी डिलीवरी नहीं हो सकी।
और वो कहते कि हमको आदेश है कि टाटा के हर जगह के ऑपरेशंस बंद कर दो, इसलिए हमने गाड़ियाँ रास्ते में लगा कर चले गए। पुलिस 4 बार उस डीलर के पास आई, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई वहाँ से, पुलिस वालों ने। अब स्टर्लिंग मोटर का क्या लेना देना था? तो इसके जरिए वो पूरे कॉरपोरेट को भी डरा रहे हैं कि देखो इस तरह से हम आपकी पूरी रेपुटेशन खलास कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अगर कॉरपोरेट जिहाद वगैरह अगर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ये पागल बीजेपी वालों की तरफ से, तो ये बीजेपी ने जिहाद छेड़ा है कॉरपोरेट के खिलाफ, और बीजेपी ने जिहाद छेड़ा है मुसलमानों के खिलाफ। मीडिया को लेकर भी कल आपने बात की थी, और ये जो पूरा नैरेटिव है ये मीडिया में है। आप खुद काम कर चुके हैं मीडिया में, मैं काम कर चुका हूँ। इस पूरे मामले में मीडिया का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने किस तरह से इस नैरेटिव को स्पिन दिया है, खास तौर पर नेशनल मीडिया ने भी और स्टेट के मीडिया ने भी, मराठी हो या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आप इनके रोल को किस तरह से देखते हैं? और हर बार रिया चक्रवर्ती का मामला हो या फिर निदा खान का मामला हो या कोई भी मामला हो, एक विलन ढूंढा जाता है, उस विलन को विलनाइज किया जाता है और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, मीडिया पर वापस कुछ नहीं आता। उस दिन भी अंजना ओम कश्यप को पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो निदा खान को मास्टरमाइंड और एचआर और ये सारी चीज़ें कह रही थी। मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल देखते हैं? नहीं, मीडिया का तो मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल तो इसमें कंप्लीटली इर्रिस्पॉन्सिबल, इलीगल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, तो इस बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी को ही उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने कहीं मतलब कुछ चैनल्स ने बोगस लोगों को सामने लाकर रखा कि हम उनके एम्प्लॉय के साथ बात कर रहे हैं। अब वो उस कॉन्वर्सेशन को आप अगर सुनेंगे तो वो कह रहा है कि हाँ यहाँ पर रैकेट चलती थी और इस रैकेट की फंडिंग बाहर से आती थी। अब जिसको फंडिंग लफ्ज़ वर्ड करना मतलब प्रोनाउंस करना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, या रैकेट बोलना नहीं आता है, वो टीसीएस का एम्प्लॉय होगा। टीसीएस में काम करने के लिए मिनिमम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियर उनको चाहिए वहाँ। वो फैंटिंग वेंटिंग ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन दिखाया कि हम टीसीएस के एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लीटली झूठ। अब इसके बारे में भी शायद एबीपी ने दिखाया था खरात के मामले में, उनके ही एक रिपोर्टर को दुपट्टा पहनाकर बिठाया और वो बात कर रही है कि मैं विक्टिम हूँ, अच्छा, और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। एबीपी पर दिखाया अशोक खरात मामले में, और जब पता चला कि अरे इसकी आवाज़ से ही लोग पहचान रहे हैं, तब नाट्य रूपांतरण का उसको ये नीचे डाल दिया कैप्शन कि हम नाट्य रूपांतरण दिखा रहे हैं। क्या ज़रूरत है? अगर कल मतलब मुझे ये हमेशा वो याद आता है, श्रीदेवी की बाथटब में डेथ हुई थी, तो एक रिपोर्टर ने बाथटब में लेट के दिखाया था कि किस तरह बाथटब में डूब जाएगा। अगर कोई जल के मर जाएगा तो क्या करोगे? करेंगे? ये किस तरह का जर्नलिज्म है? आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको एफआईआर की कॉपी मिली, आपका काम है वेरीफाई करो उसमें क्या लूप होल्स है, लीगल एक्सपर्ट से बात करो कि क्या ये साबित हो सकता है, अगर साबित करने के लिए क्या एविडेंस लगेगा, मटेरियल लगेगा, सब ये लफ्ज भी मालूम नहीं होंगे। एविडेंस जो 3 किस्म के हैं, मटेरियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस, इसमें से कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद आप इसको डंका पीट रहे हो। ये कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें आप किसी को विक्टिम, जैसे निदा खान की किया, कंप्लीट कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। वो बेचारी लड़की प्रेग्नेंट है, क्या असर होगा? साइकोलॉजिकल, चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़े हैं कभी? क्या असर होगा, क्या डेवलप होगा? जो भी बेबी उसके है, किस किस्म की डेवलपमेंट होगी, कैसे मेंटल टॉर्चर से वो गुजरी हुई इस पूरे वक्त में। और वो सब एक्सपोज होने के बाद आप वो अश्विनी चिनानी को अरेस्ट करते हो। अब अश्विनी चिनानी का तो इसमें कुछ भी रोल नहीं है, हिंदू है, फिर उसके बेल को क्यों अपोज कर रहे हो? वो रैकेट नहीं चला रही थी,
वो हिंदू है, वो ऑपरेशन की वहाँ पर हेड भी थी, उसको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? उसके बेल को क्यों अपोज किया जा रहा है? क्या उसको प्रेशराइज कर रहे हो जेल में रखकर कि हम जो लिख रहे हैं उसकी हामी भरो? इसलिए वो इतना डाउटफुल है ये पूरा। और मतलब दुख होता है कि मीडिया इस तरह से काम कर रहा है। आपने ये जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी आपने बात की। आपने कहा कि कई लोग इसमें कहीं ना कहीं वो अकेले हैं जो अपने घर पे ब्रेड अर्न करते हैं या अपने घर पे कमाने वाले लोग हैं। इनके परिवार वाले कैसे हैं? क्योंकि कल भी आप जब बात कर रहे थे, लोगों ने आपसे, कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि परिवार वाले क्यों नहीं बात करते, वो क्यों सामने नहीं आ रहा, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो निदा खान क्यों भाग रही है? इस तरह के जो आरोप लगते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका आप जवाब क्या देते हैं? नहीं, देखिए, फैमिली मेम्बर्स है ना, वो डर जाते हैं और उनकी बहुत हरासमेंट होती है इस सारे मामले में। उनको कुछ कानून का पता नहीं है, कानून क्या है, किसको लॉयर लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, लॉयर फीस कितने मांगेंगे, पहले मांगेंगे या बाद में देना पड़ेगा, कुछ उनको पता नहीं होता है। सिर्फ उनको पता है कि अपने घर के बेटे को या पति को या अरेस्ट करके लेके गए, वो उनको मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको 10-10 घंटे बिठाया, बाहर धूप में खड़ा किया जाता है। अच्छा, मिलने नहीं दिया जाता। 10-10 घंटे धूप में बाहर खड़े रहते हैं पुलिस स्टेशन के। उसमें अब पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है, फिर भी एसीपी ऑफिस लेके जाते हैं। एसीपी ऑफिस से आने के बाद वो बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। कौन देख सकता है कि उनको पता है कि टॉर्चर हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते, कहीं टॉर्चर बढ़ ना जाए शिकायत की वजह से उनका। और ऐसी मेंटल सिचुएशन में मीडिया, हमको पता है कि इस तरह से सवाल पूछेगी उनको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मौत अच्छी इनको जवाब देने से। तो उनका पूरा फोकस है अपना घर का आदमी किस तरह जल्दी से जल्दी घर पे वापस आ जाए। और मीडिया ने तो गुनहगार मान ही लिया, गुनहगार करार ही कर दिया है। वो बोलते ही है एक्यूज्ड। कोई भी ये नहीं कहता कि वो एलिजेडली एक्यूज्ड है। अभी तक चार्जशीट बनी नहीं है, तो एफआईआर है सिर्फ। और सर, इसमें आखिर में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जो जिससे आपने शुरुआत भी की थी, कि एक हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पूरा बनाया जाता है, कंप्लेनेंट पर प्रेशर डाला जाता है, 150 लोग पुलिस स्टेशन पर वहाँ पर जमा हो जाते हैं, ये वाली बात भी आपने कही। और फिर उसके बाद पुलिस अचानक से एक एफआईआर लेकर एक के बाद एक कुल मिलाकर 9 एफआईआर करते हुए लोगों को अरेस्ट करते हैं। और इतना समय होने के बाद आपने इतने लूपहोल सामने निकाले कि निदा खान जैसा एचआर नहीं है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया नहीं है, या सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और पॉश के कोई कंप्लेंट वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ये जो लोग सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनसे कुछ नहीं पता चल पाया है। उसके बाद अगर इतना प्रेशर है तो आप इसे नहीं समझते कि कल आपको अरेस्ट करना हो, मुझे अरेस्ट करना हो, किसी भी अरेस्ट करना हो, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते किसी को भी अरेस्ट करके कुछ भी माहौल बनाया जा सकता है, और ये पूरी तरीके से इररिस्पॉन्सिबली पुलिस की ओर से काम किया जा रहा है। 100% ये इसके जरिए सबको डराया जा रहा है। एक कानून तो सरकार ला चुकी है ना, जन सुरक्षा के नाम पर, उसमें जनता की सुरक्षा की बात ही नहीं है। पूरे ड्राफ्ट में सरकार की सुरक्षा की बात है। वो किसी को भी संगठन कहेंगे, किसी भी एक्ट को एंटी गवर्नमेंट या गैर कानूनी एक्ट करार देंगे। कल कोई लाफ्टर क्लब होगा, लाफ्टर क्लब के मेंबर हंस रहे होंगे तो सरकार बोलेगी आप हम पर हंस रहे हो, एंटी नेशनल हो, चलो पकड़ लो इनको। वो ऑटो रिक्शा से वहाँ पर गए होंगे लाफिंग क्लब में, तो वो ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ लेंगे, तुमने फैसिलिटेट किया, तू भी 7 साल के लिए जा। तो ये आम लोगों को डराने के लिए ये सारी बातें हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा एफआईआर वो एक पुलिस स्टेशन में है, मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में 8-9 एफआईआर वहाँ पर दर्ज है। 3 तारीख को वहाँ पर एक एफआईआर रजिस्टर होती है जिसमें 5 साल की हिंदू लड़की का एक हिंदू आदमी ने बलात्कार किया। 5 साल की लड़की का। उसकी खबर कहाँ सुनी? उसमें रिलीजन को टारगेट करो ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसके बारे में खबर क्यों नहीं चला रहे हो? परसों रात को, एग्जैक्टली परसों रात को, और एक साधु के ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ है, उसकी बात क्यों नहीं चल रही है? तो मीडिया बहुत सिलेक्टिवली ये कर रही है। जितना नैरेटिव और जो नैरेटिव
पुलिस को और गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचाना है, उतना ही काम मीडिया की तरफ से वहाँ पर हो रहा है। और मुझे डर लगता है, आप कहते हो 6 करोड़ लोग नासिक में आएंगे कुंभ में, वहाँ पर नासिक की पॉपुलेशन 30 लाख है। 30 लाख की पॉपुलेशन में 6 करोड़ लोग बाहर से आएंगे, उसमें मुस्लिम 2-3 लाख है पूरे शहर में, 2-3 भी नहीं होंगे। कितने डर कर रहेंगे वो 2 साल तक, 26 महीने तक। हाँ, 26 महीनों तक इतना आप डरा के रखना चाहते हो, क्यों? पूरे नासिक की कम्युनल हार्मनी को ये खत्म कर देना चाहते हैं, और उसके जरिए पूरे महाराष्ट्र में भी कॉर्पोरेट जर जाएगी तो नासिक छोड़ो, बंबई में भी मुसलमानों को नौकरी नहीं देगी। देश भर में अभी तो ये लेंस कार्ड वाला आने के बाद भी हाँ, कुछ नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, उनके रेज्यूम आएंगे तो उसे साइड में रख देंगे। हाँ, मतलब हमारे यहाँ ऐसे कोई स्लम्स है जहाँ से बैंक लोन एप्लीकेशन भी नहीं लेती। अच्छा, वैसे हो जाएगा कि उस एरिया से आने वाला लोन एप्लीकेशन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नौकरी के लिए सीवी आएगा तो सीवी भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ एड्रेस देखकर कहाँ से आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और नासिक ऐसा शहर नहीं था, नासिक मिसाल थी कम्युनल हार्मनी की। आप सर इकलौते या बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको लगता है जितने लूपहोल्स आपने बाहर लाए, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो पुलिस की जो पूरे इन्वेस्टिगेशन है उसके आपने धज्जियाँ उड़ाई, इतने लूपहोल्स को आपने बाहर लाया है, आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला जब आगे बढ़ेगा तो ये जो लोग हैं, जो अभी आरोपी हैं, जिन्हें जेल में डाला गया है, जिन्हें विलेनाइज किया गया है, उन्हें न्याय मिलेगा? और इसमें जैसे आपने कल भी बात की थी तो बदलापुर केस का जिक्र किया था आपने कि कैसे वहाँ पर एनकाउंटर किया, बाद में वो पता चला कि पुलिस जो एनकाउंटर बोल रही है वो मर्डर है, और वो कोर्ट में साबित हुआ। इस मामले में आप भविष्य में क्या देखते हैं, क्या होता हुआ नजर आएगा? ये जो FIRs हैं और जो सबूत और जितने लोगों से आपने बात की है, इसका आप आउटकम क्या देखते हैं? जी देखिए, पहले तो इसमें पुलिस फेल है। हाँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। मीडिया के लिए पूरा रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया। अब जुडिशियरी की बारी है। अब जुडिशियरी को साबित करना होगा कि हम उनका रिस्पेक्ट करें या ना करें, ये उनको साबित करना होगा। तो अभी उनकी परीक्षा होने वाली है, तो वो होगा। सोसाइटी की, समाज की परीक्षा है कि वो इनके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। यहाँ हर एक का है, मतलब कॉरपोरेट्स का इम्तिहान है कि वो अनबायस्ड रहते हैं या नहीं रहते हैं, समाज अनबायस्ड रहता है या नहीं रहता है। इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, स्कूल में उन बच्चों के साथ कैसे बर्ताव होता है टीचर्स की तरफ से, ये सभी की परीक्षा है। ये बहुत कड़ा इम्तिहान हर एक का है, और हर एक को इसमें अगर पास होना है तो ही इस देश की वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ का कुछ मतलब रह जाएगा। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं बचेगा। जी दर्शकों, देखिए आज क्या किया हमने निरंजन सर से कल भी बात की थी और उन्होंने कई बातें कही थी। उससे आगे बढ़कर आज और भी ज़्यादा जानकारियाँ जो है उन्होंने यहाँ पर दी है, जिसमें कि पॉश कमेटी की उन्होंने बात की, वहाँ के जो दूसरे लोग हैं जिनके नाम सामने आए थे, लेकिन कैसे अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, कैसे वो अचानक से गायब हो जाते हैं, फ़ोन बंद हो जाता है, या फिर आरोपी जो हैं उन्हें बुलाया जाता है कि मिठाई खाने जाना है और उसे अरेस्ट करवा लिया जाता है, HR को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे मीडिया ट्रायल की जाती है, कैसे पुलिस की ओर से माहौल बनाया जाता है। ये वो बातें हैं, ये वो न्यूएंसेस हैं जिसके बारे में, ये वो बारीकी बातें हैं जिसके बारे में बातचीत तो हर जगह पर होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है। और इसलिए मुझे लगा कि निरंजन टकले सर जो खुद आते हैं उस नासिक से, जो देख रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने शुरुआत में भी बताया आपको कि कैसे 150 लोगों से 1500 लोगों को आपने कहा कि हिरासत में ले लिया गया था, और कैसे पूरा माहौल बनाया जा रहा है। 2029 में लोकसभा चुनाव हैं, कौन हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहता है, कौन नेशनल लेवल पर महाराष्ट्र से जाना चाहता है, उसके लिए कैसे एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है, कैसे पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर मैं चाहता था कि सर आएँ और इस पूरे मामले का जो कच्चा चिट्ठा है वो आपके सामने रख दें और आप इसे जज करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न केवल समय दिया, आप इतने दस्तावेज लेकर आए, 9 के 9 FIR आपने पढ़े हैं, आपने अपने मराठी चैनल पर भी इसके बारे में बातचीत की है, और ये जो पूरा वीडियो है ये भी कोलैबोरेशन में बन रहा है। तो नीचे आपको जो 2 चैनल दिखेंगे उसमें मेरे चैनल के साथ जो सर का चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ढेर सारी जानकारियाँ न केवल इस मामले में
हर मामले में मिलती रहेंगी, और इसलिए मुझे लगा कि सर को यहाँ पर लाया जाना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। Thank you. और एक ऐसे समय में जब प्रोपोगंडा ही सब कुछ है, चाहे वो फिल्म हो या टीवी हो या फिर यूट्यूब हो या फिर अखबार हो, आपने जिस तरह से इन बातों को रखी है मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसलिए आपने समय जो दिया ये बहुत कीमती है। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों की ये समय में जितनी बातें सर ने कही हैं, और उसमें आप इमोशनल ना होते हुए लॉजिकली देखिए कि जो बातें हैं कि इन्वेस्टिगेशन के जिस तरह से धज्जियां सर ने उड़ाई हैं, उससे समझ में आता है कि ये कितना लूज केस है और इसका कितना ज़्यादा प्रभाव न केवल इन 7 परिवारों पर, एक पूरे धर्म पर डालने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो को हम अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से कि आप आए और आपने बातचीत की। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे जब भी मामले हों उसी समय पर, केवल वायरल होने के लिए नहीं, समय लेकर, जैसे कि सर ने समय लेकर इसकी जांच की, जानकारी निकाली, फिर जनता के सामने आए, उसी तरह से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम सर को तो बार बार बुलाते रहते हैं, ऐसे और भी चीज़ों को हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। थैंक यू।